अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 16 का ही पार्ट है। और जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 16 में लेटर के बारे में पढ़ा था, और ये आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 17 है, इसमें लेटर का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम आते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ। इसमें हमने जो सबसे पहले डिस्कस करना है वो लेटर ऑफ इंक्वायरी के। लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होते हैं, सैम्पल देखेंगे हम लेटर ऑफ इंक्वायरी का कि उसे कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। उसके बाद टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर्स एंड मेमोरेंडा की बात करेंगे कि जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं उनका वो किस तरह से होते हैं। उसके बाद है रेफरेंसेस एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। किसी के रेफरेंस से या आपको कोई रेफरेंस चाहिए, उसके लिए जो लेटर होता है उसे रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं। जैसे हम समटाइम्स होता है कि अपनी कहीं अप्लाई करने के लिए जा रहे होते हैं, तो हम जहाँ पे पहले काम कर चुके थे उन्हें कहते हैं कि हमें आप रेफरेंस लेटर लिख कर दे दें, ताकि मैं इसकी बेस पे आगे अप्लाई कर सकूँ। उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर राइटिंग रेफरेंसेस। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यही कि गाइडेंस पे बात करने वाले हैं हम उनकी। हम अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक जो हमारे पास सबसे पहले है, वो लेटर ऑफ इंक्वायरी। यानी कि किसी से किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछना, किसी स्पेसिफ़िक मालूमात के बारे में पूछना, किसी से इंफॉर्मेशन लेना उसकी। और अगर आपने किसी को किसी प्रमोशन के लिए, या जैसे गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं समटाइम्स वो अपने मतलब गवर्नमेंट को लिखते हैं कि हमें अपने इंस्टीट्यूट के लिए ये चीज़ें चाहिए, ये मटेरियल चाहिए। तो अगर आपने किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए जो इंक्वायरी होती है उसको लेटर ऑफ इंक्वायरी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे है सैम्पल ऑफ इंक्वायरी लेटर। ये सैम्पल है। इसमें आप देखें फर्स्ट हमारे पास हेड दिया हुआ है, उसे हम टॉप कह सकते हैं कि ये उसके अंदर जो चीज़ें उसने हमसे मांगी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास बॉडी आ जाती है, उसे हम बॉडी कहते हैं, बेसिक पार्ट कहते हैं, मिडल पार्ट कहते हैं, सेंटर पार्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फुटर। फुटर कह सकते हैं, उसको हम क्लोजर कह सकते हैं, उसको आप एंडिंग कह लें, रोटेशन कह लें, ये सब इस टर्म में इंक्लूड होगा, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है, और ऐसा ना हो कि आप कन्फ्यूज़ हैं, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना खुद को। उसके बाद हमारे पास है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर एंड मेमोरेंडा। Technical information letters and memoranda are short documents that announce new technical information such as a software bug and its solution or a new features। यानी कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि कुछ याद करवाना या कुछ रिकॉल करवाना या न्यू फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि हमारी कंपनी में के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें ये प्रॉब्लम्स आ गए हैं, या उसमें ये ख़राबी थी तो उसका ये सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, या कोई नया फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है तो वो आपको उसके बारे में आगाह करना, ठीक है। या कुछ जो लेटर भेजते हैं और उसको हम कहते हैं टेक्निकल लेटर। तो यहाँ पर उन्होंने आपको दिखाया हुआ है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर से प्रिंट हुआ है तो ये उसकी लैंग्वेज है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद है रेफरेंसेस एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। कि अब कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है। ये एक ऐसा लेटर होता है जो एक स्टेटमेंट बनाता है कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए। इसमें एक पर्सन की क्वालिटी, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी खसूसियात, उसकी खूबियों के बारे में कि वो इस काबिल है या नहीं है, उसने अप्लाई किया जिस चीज़ के लिए उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, वो सब लिखा जाता है। जैसे आपने अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तैयार करवाया, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है, आपने कहीं अप्लाई किया है तो आपने कोई लास्ट जॉब का जो एक्सपीरियंस है, आपका कोई गुड वर्क आपने किया है, आप उसका रिकमेंडेशन लेकर जाते हैं कि ये हमें एक चीज़ रेफ़र कर दें कि हम इस काम के लिए एलिजिबल हैं, आप हमें रिकमेंड कर दें। ताकि नेक्स्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, और स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ सकती है कोई स्कॉलरशिप के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो वो अपने कॉलेज में जाते हैं या अपने इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वो वहाँ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तैयार करवाते हैं, कोई रेफरेंस लेटर तैयार करवा के वो एक एविडेंस के तौर पे उसको भेजते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑब्टेनिंग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। इसमें यह है कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि जो आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तैयार करवा रहे हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपके काम आ सके। आपके किसी भी नेक्स्ट कंपनी के डिसीजन मेकिंग में या कोई स्कॉलरशिप में, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आपका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है जनरल गाइडलाइंस फॉर रिक्वेस्टिंग रेफरेंसेस और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यानी कि अगर आपके लिए आसानी हो, पॉसिबल हो, तो आप 1 से 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से इसके बारे में पूछें। आस्क अ रेंज ऑफ पर्सन्स हु कैन टेस्टिफाई टू डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड अकॉम्प्लिशमेंट रेलिवेंट टू दी पोजीशंस और अवार्ड।
यानी कि आप डिफरेंट लोगों से टेस्टिफाई करवा सकते हैं कि जो आपने पोजीशन हायर करनी है या जो आपको अवार्ड मिल रहा है उसके बारे में वो आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो तैयार करवा सकें। ठीक है, तो उसमें वो यही बता रहे हैं कि आपके लिए अगर पॉसिबल है जिससे आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तैयार करवा रहे हैं, अगर आप उससे दूर हैं तो आप उसको एक रिटन लेटर लिखें या आप उसे फ़ोन पे बात करें। तो आप ईमेल पे ये वाला काम बिल्कुल भी मत करें। ठीक है, उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर रिटन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यानी कि जब भी आप ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किसी से तैयार करवाना हो तो आप उसमें ये ध्यान रखें कि उस बंदे को आप हफ़्ता या 1-2 हफ़्ता पहले ज़रूर बताएं, ताकि जो आपकी ड्यू डेट है उससे पहले आपको आपका काम मिल सके। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं और आपको तनख्वाह देते हैं, आपको काम ठीक से नहीं करते हैं। तो इस बात का अपने ख़्याल ज़रूर रखना है कि आपने अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है अच्छे बंदे से, एक सोर्सफुल बंदे से बनवाना है। एक ऐसे बंदे से बनवाना है जिसकी राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो, जिस काबिल हो, जो आपका लेटर बना सके। ठीक है, उसके बाद है राइटिंग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यानी कि जब आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किसी चीज़ पर लिखवाएं तो उसमें आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दें, कोई गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप उसमें ना ऐड करें, कोई अपने पास से मटेरियल उसमें हरगिज़ ऐड ना करें। ठीक है, आप जिस बंदे के बारे में लिख रहे हैं आपने उसको ट्रूथफुली एक अच्छा और पॉजिटिव शो करवाना है, ट्रूथफुली यानी कि दयानतदार और सच्चा इस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर राइटिंग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। यानी कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो रिकमेंडेशन वाला बंदा होता है वो इस बात में एग्री होता है कि अगर आपने ईमानदारी से लेटर लिखा है, एक स्पोर्टिव वे में आपने लेटर लिखा है उसको कि हाँ मुझे ये रिकमेंडेशन लेटर ज़रूर ही चाहिए, तभी वो आपको तैयार करके देगा। ठीक है, तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि आप अपने बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दें, जितना पॉसिबल हो सके अपने बारे में बताएं, अगले बंदे के बारे में बताएं जहां आपने अप्लाई करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं, उसको एक बहुत ही ऑनेस्टली वे में आप एक पैराग्राफ में लिखें। यानी कि वो इतना लेंथी ना हो कि जो पढ़ रहा है वो फेडअप हो जाए और सर से गुजार दे, ऐसा नहीं करना है आपने। ठीक है, एक ऑनेस्ट वे में एक अच्छा सा मुख्तसर सा इंटरेस्टिंग सा लेटर होना चाहिए ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। उसके बाद ये लिंक दिया हुआ है, इसे आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपको उसकी समझ आ जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।